नमस्कार, मैं नरेंद्र कॉलम 4 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम उस जिले की बात कर रहे हैं जो जिला समूचे देश में तकरीबन 40% केला और सोने का जो निर्माण होता है, शुद्ध सोना जिसे जलगांव के नाम से पहचाना जाता है, उस निर्वाचन क्षेत्र के एक ऐसे उम्मीदवार से जो उम्र में शायद महाराष्ट्र में सबसे कम है और उनकी जो उम्मीदवारी जो उन्हें मिली है उद्धव बाला साहब ठाकरे के इस गुट से मिली है। उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी रणनीति होगी और उनका आने वाले समय में किस तरह से प्लान होगा। करण जी नमस्कार। आप किस तरह से देखते हैं कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको कैसा पूरा करेंगे? अपॉर्चुनिटी बड़े कम उम्र में मुझे उद्धव बाला साहेब ठाकरे गढ़ से जो मिली है, इसको अच्छे तरीके से आगे हम लोग अभी लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। मतदार संघ में अच्छा रिस्पांस इसको हमें मिल रहा है। पहली बार हमारे जलगांव लोकसभा मतदार संघ में कोई नौजवान उम्मीदवार खड़ा है। इसका नौजवानों में अच्छा एक उत्साह देखने को मिल रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, सिर्फ जाति पाति का राजकारण, जुमलेबाजी, ये सारे मुद्दों से बहुत सारे हमारा जो किसान वर्ग है, इसकी जो बहुत तकलीफें उठा रहा है बहुत इधर 10 सालों से, ये सारे मुद्दों को लेके हम लोग ये चुनाव को सामने जा रहे हैं। और ये मुद्दों को लेके जनता में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी तरीके से हमारा रिस्पांस दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ता जाए। आपको ये भी देखा गया है कि आप गिरीश महाजन जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है महाराष्ट्र का, उनके बिल्कुल करीब थे और ऐसा अचानक क्या हुआ कि आपको उनसे निकलना पड़ा और दूसरी जगह से उम्मीदवारी करनी पड़ी? ऐसा है कि पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हमारे यहाँ पे वो आई, क्योंकि मेरिट के ऊपर उम्मीदवारी ना मिलना, मेरिट के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं उनको सिर्फ पॉलिटिकल किसी सोच की वजह से दबाया जाना, बीजेपी में जो ग्रुप्स हो गए, वो सारी तकलीफों को देख के हमें बाहर निकलने का निर्णय लेना पड़ा और हमने वो लिया और आज उम्मीदवारी कर रहे हैं। जिस तरह से संकट मोचन कह रहे हैं कि 5 लाख अधिक वोटों से वो चुनकर लाएंगे उनकी सीट, तो आप उनके राजदार रहे तो आपको तो मालूम होगा किस तरह से वो वोट लेते हैं, किस तरह से काम करते हैं। वो मोदी जी के नाम पे ये मतदार संघ में वोटिंग मिलता है, बीजेपी के नाम पे ये मतदार संघ में वोटिंग मिलता है, इसलिए हम लोग किसी को भी उम्मीदवारी देंगे, किसी को भी यहाँ पे चुनाव में खड़ा करेंगे और उसे लोग चुन के देंगे। ये भी एक लोगों में गुस्सा है, उनको आज भी वही लग रहा है कि बीजेपी के नाम पे वोट गिरेगा, मोदी जी के नाम पे वोट गिरेगा। लेकिन अभी वैसी सिचुएशन हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं है कि एक तरफा ये इलेक्शन जैसे आज तक हुए जलगांव लोकसभा मतदार संघ में ऐसे ही आगे होंगे। इसलिए मुझे लगता है उनका ये बयान के ऊपर उनको घूम जाना पड़ेगा आगे जाके और उनको सफाई देनी पड़ेगी कि ये बयान मेरा झूठ कैसे निकले। जिस तरह से संविधान को बदलने की बात हो रही है, जिस ढंग से किसानों की बात है, जिस ढंग से कि उनको फसल की ये नहीं मिलती है, सारे एक बड़े बड़े कारण इसके सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस जिले में ये गढ़ जो कहा तो यहाँ के किसान नहीं है, यहाँ पर कोई संविधान को मानने वाला नहीं है जो 5 लाख लोग वोट इनको मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा है। दूसरा पॉलिटिकल सिचुएशन भी इसके पहले कुछ ऐसी रही थी। शिवसेना और भाजपा की ताकत इस मतदार संघ में ज्यादा थी और शिवसेना जो अभी बढ़ चुके हैं, लेकिन मतदार और शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो कहीं नए गठ में गए नहीं, वो उद्धव जी के साथ में ही है। और यहाँ पे जो पहले 4 लाख का लीड आपने बताया, 4 लाख का जो लीड आता था, 4 लाख वोट से जो चुन के आए, उसमें शिवसेना का बड़ा योगदान रहा है। और वो शिवसेना आज महाविकास आघाड़ी के तौर पे हमारे साथ है। मैं खुद शिवसेना का कैंडिडेट हूँ, तो अभी वैसी लीड की सिचुएशन ये मतदार संघ में नहीं रही। तो आने वाले समय में आपको जिस ढंग से आपकी उम्र है, आप बिल्कुल कम उम्र के हैं, किस तरह से वो युवा वर्ग को लेकर जाने की एक संकल्पना है? पहले से ही मेरा युवा वर्ग का संगठन मेरे पॉलिटिकल करियर में अच्छा रहा है।
युवकों के लिए मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं। मैंने बहुत सारी समाज सेवा करते हुए या पॉलिटिकल कुछ भी डिसीजन लेते हुए युवा वर्गों को फोकस्डली नजर के सामने रखते हुए डिसीजंस लिए। उस हिसाब से नौजवानों में पहली बार तो मैं नौजवान जवानों के लिए काम करने वाला एक कार्यकर्ता, और ऊपर से ये मतदार संघ में पहली बार नौजवानों उम्मीदवार को संधि मिली है। इस हिसाब से नौजवान मेरे पीछे बड़े पैमाने पे रहे। जिस ढंग से देखा जाता है कि यहाँ पर रेलवे वर्ग ज्यादा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कर्मचारी वर्ग ज्यादा है, उनके लिए कोई योजना आपके लिए कि उस उनके लिए कुछ करना चाहेंगे? सही, उनके लिए भी काम बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा। जो सुशिक्षित वर्ग है वो समाज को अच्छी दिशा दे सकते हैं, उनके ऊपर भी फोकस करना जरूरी। उनके लिए भी काम हम लोग बड़े पैमाने पे करेंगे। जो रोजगार वर्ग है उनको अपन बोलेंगे, तो ये रोजगार वर्ग मार्केट का, व्यापारी का बहुत बड़ा एक बेस है। इनके ऊपर भी ध्यान रख के वहां पे चलना पड़ेगा। जैसा शेतकरी तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, लेकिन उसके ऊपर ही नजरअंदाज किया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमको ये इलेक्शन में हो। जैसा कि देखा जा रहा है किसानों के घर में आज भी कपास पड़ा हुआ है, सोयाबीन को भाव नहीं है। किसान यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि ग्रामीण इलाके में किसान बहुत है, तो उनके लिए कोई योजना? वही भाव के लिए उनके ऊपर वहां पे झगड़ने के लिए कोई नहीं। ऊपर वालों को सही स्थिति नीचे क्या है, किसानों की दुख का है, किसानों के लिए क्या करना चाहिए, ये पार्टी में इतना दबाव होने की वजह से कोई वहां पे उनको सुझाव नहीं दे पा रहे। उनके कोई कार्यकर्ता हो, नेता हो, बात करने को उनको वो ये नहीं है, वहां पे फ्रीडम नहीं है। इसकी वजह से ऊपर वालों के शायद वो ध्यान में नहीं आ रहा है, और वो ध्यान उन्होंने किसानों की तरफ दिया ही नहीं है। स्थानिक पे भी अपन बोला जाए तो यहाँ पे जितने भी बीजेपी के संगठन में या बीजेपी के नाम पे जितने भी नीचे के किसानों की, जेडीसीसी जैसे हो, दूध संघ जैसे हो, जो जितने संस्था है, यहाँ पे भी किसानों की बहुत सारी तकलीफें उठा रहा है किसान। यहाँ की भी पॉलिसीज उनकी किसानों के खिलाफ जा रही है, किसानों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। ये भी मुद्दा उनके खिलाफ में जा रहा जिस ढंग से अल्पसंख्यक संघ है, जिस तरह से मुस्लिम भाई है, दलित भाई है, इन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा एक गैप हो चुका है। उसके लिए कुछ योजना है आपके पास? है। दलितों के लिए तो हर हर हमेशा कुछ ना कुछ बहकावे में उनको लाके उनका वोटिंग लिया जाता है। हिंदू मुसलमान का यहाँ पे मुद्दा आगे करके, जो कि हमारे जिले में कभी दंगल होते नहीं है, कुछ नहीं है। सब हिंदू मुसलमान यहाँ पे भाईचारे से रहते हैं, लेकिन उनका बंटवारा करके पॉलिटिक्स करने की जो हमेशा कोशिश की गई है, इसका गुस्सा उनके भी मन में है, हिंदुओं के भी मन में है और मुसलमानों के भी मन की, कि पॉलिटिक्स आप एक विचारधारा पे कीजिए। वो विचारधारा ही नहीं रही। बीजेपी ने विचारधारा लेके आए थे कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन सारे भ्रष्टाचारी लेके साथ में इसी तरीके से अभी संविधान बदलने की जो स्थिति आ गई है और दूसरा हुकुमशाही की तरफ देश जा रहा है, ऐसी जो भावना ये सारे वर्ग में है, हमारे मुसलमान भाइयों में है, हमारे इधर सब आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के लोगों में है। इनकी ये भावना जो बीजेपी के खिलाफ में है, ये इसी वजह से कि हुकुमशाही की तरफ अपना अभी देश जा रहा है। तो इसको संविधान बचाने के लिए, संविधान का मतलब दोनों तरफ से है उनका, कि हुकुमशाही ना आए, लोकशाही हमारे देश में जीवित रहे। इसी प्रयास से अनेक जो सुशिक्षित वर्ग भी है, जो इनको भी उसकी जरूरत है, तो वो भी उसके लिए बड़े प्रयास में है कि हुकुमशाही बचाने के लिए इस बार बीजेपी नहीं आनी चाहिए। ये थे करण पवार, जो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं संविधान बदलने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं किसानों की बात। इस सारी बातों को जवाब उन्होंने बेबाकी से दिया है। और आइए चलते हैं वापस जलगांव। जलगांव में नरेंद्र, आप सबका साथी।